तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस वक्त क्या लोगों की डेली लाइफ में चेंजेस आए थे। पॉलिटिक्स में चेंजेस आने के कारण लोगों के पहनावे में, उनके जो बोलने का तरीका होता है उसमें, उनके जो वो बुक्स रीड करा करते थे, उन सभी चीज़ों में चेंजेस आए थे। 1789 के बाद जो हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी ऐसे चेंजेस हमें देखने मिले थे, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे लॉज पास किए थे जो कि किस चीज़ के लिए थे, जो कि आज़ादी को बढ़ावा देते थे, इक्वालिटी को बढ़ावा देते थे। इसमें से एक इम्पोर्टेंट लॉ है कि जो कि बेस्टाइल जेल के हमले के बाद लगा था। कौन सा लॉ? अबोलिशन ऑफ द सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि जो कुछ भी छपेगा, कुछ भी अगर छप रहा होता था तो उसमें सबसे पहले किंग से परमिशन ली जाती थी, और किंग को अगर ठीक लगता था, अगर किंग को ऐसा लगता था कि उस चीज में, उस न्यूज में कुछ भी ऐसा नहीं है, उस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किंग के अगेंस्ट हो, तभी किंग उसको अलाउ करता था। अदरवाइज अगर किंग को ऐसा कुछ लगता कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई बुक पब्लिश हुई है, उसमें कुछ ऐसा है कि वो किंग के अगेंस्ट जा सकती है, उसमें कुछ राजा के बारे में गलत लिखा है, तो राजा उसको पब्लिश नहीं होने देता था, पब्लिक नहीं होने देता था बुक को। तो वो था एक तरीके से कि सेंसरशिप लगा देता था राजा। बट अब 1789 बेस्टाइल जेल के हमले के बाद सेंसरशिप को हटा दिया गया था, ठीक है, अबोलिश कर दिया गया था। ओल्ड रजीम में, मतलब कि 1789 से पहले क्या हुआ करता था, जितना भी ये रिटर्न मटेरियल होता था, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, ये सब तभी परफॉर्म किए जा सकते थे या पब्लिश किए जा सकते थे जब राजा जो होता था वो मंजूरी दे देता था, ठीक है। सेंसर बोर्ड से होके पास होके तभी कोई चीज पब्लिक हो सकती थी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर कोई प्ले परफॉर्म करना है किसी को, या कोई किताब है, सब कुछ पहले राजा के पास जाता था, राजा उसको अप्रूव कर देता था, तब वो जाके पब्लिक हो सकती थी। अब क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जब आए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें कुछ चीजें थी जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको नेचुरल कर दिया था, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, मतलब कि हमसे कोई बोलने का अधिकार, अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार हमसे नहीं छीन सकता। तो इसमें इस वक्त क्या हुआ कि हमें जो ये सेंसरशिप थी वो अब हट चुकी थी। अब हम न्यूज़पेपर भी छाप सकते हैं, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, कुछ भी, कोई प्ले है, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसमें अब राजा जो है सेंसरशिप नहीं लगाएगा। तो अब ऐसी चीजें, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ऐसी पूरे फ्रांस में फैलने लगी थी, जगह जगह पे, गांव गांव में, शहर शहर में, जिसमें अब आप राजा के भी अगेंस्ट कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, अपने किसी भी बारे में कुछ भी लिखना है, किसी पॉलिटिकल क्लब के बारे में कुछ लिखना है, सब कुछ आप उसमें लिख सकते हो। अब आपको परमिशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, किंग से। प्रेस जो होती थी अब वो फ्री थी, प्रेस मतलब मीडिया जो होती थी उसको भी फ्री कर दिया गया था। अब उन्हें भी वो जो चाहते हैं वो अपनी न्यूज दिखा सकते हैं, कुछ अगर उन्हें ऐसा लगता है, कुछ अपोजिंग व्यूज भी दे सकते हैं, अगर सरकार के अपोजिट कुछ लग रहा है, राजा के अपोजिट अगर कुछ उन्हें छापना है, या नेशनल असेंबली के अपोजिट कुछ उन्हें न्यूज इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो दे सकते हैं, वो इस चीज के लिए फ्री हैं। सब अपनी साइड जो है रख सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, मतलब किसी भी, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी छाप के, चाहे बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपना आप जो कहना चाहते हो वो आप लोगों से कह सकते हो। कुछ लोग उस वक्त ऐसे भी हुआ करते थे जो बुक्स वगैरह को रीड नहीं कर पाते थे। अब ये बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, प्रिंटेड पिक्चर्स, अब इनको सब लोग तो समझ नहीं सकते, उस वक्त सब लोग एजुकेटेड तो होते नहीं थे, तो इस वजह से कुछ प्लेज परफॉर्म किए जाते थे, सॉन्ग्स बनाए जाते थे, फेस्टिवल्स होते थे, ये कुछ अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का उनका एक आइडिया हुआ करता था, जो कि उनको लिबर्टी को दर्शाता था, जस्टिस को दर्शाता था, ठीक है। और इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स होते थे उनकी बात अनएजुकेटेड लोगों तक पहुंचती थी। कंक्लूजन, लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं फ्रांस के।
और अब उनका एक मेन एम ये हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट का कि उन्होंने 1804 में फ्रांस को तो कब्जा कर ही लिया था, फ्रांस के वो राजा बन चुके थे, अब वो चाहते थे पूरे यूरोप का राजा बनना। तो अब वो चले जाते हैं नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस के अलावा जो फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज होती थी उनमें जाते थे, उनको कब्जा करते थे, उधर अपने जो फैमिली मेंबर्स को राजा बना देते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, वहां पर कब्जा करते थे, वहां पर अपने किसी एक फैमिली मेंबर को राजा बना देते थे। नेपोलियन को शुरू शुरू में तो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता था। मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने एक सिविल कोड लाया था 1804 का, उसमें काफी सारी चीजें थी जो कि अच्छी भी थी, तो इसलिए लोगों ने स्टार्टिंग में इसका अपोज किया नहीं था। इसने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दी थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था ये वेट्स एंड मेजर्स का, डेसिमल सिस्टम, काफी काम इसने किया था। इनिशियली बहुत सारे लोग जो थे वो नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को लगता था कि ये एक लिबरेटर है, मतलब कि ये आजादी दिलवाएगा, लोगों को फ्रीडम दिलवाएगा, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों को पता चला कि ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन क्या कर रहा है, सब लोगों को आर्मी में ले जाता, जबरदस्ती फोर्सफुली आर्मी में ले जाता और अपने लिए लड़ाई लड़वाता था, लोगों का जिसमें नुकसान होता था। बिकॉज नेपोलियन का सिर्फ एक ही एम था कि पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था, जीतना था। तो इसको नेपोलियन जो होता है ये वाटरलू की वॉर में 1815 में हार जाता है और इसकी यहीं पर वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में इसकी डेथ हो जाती है। नेपोलियन की डेथ के बाद भी नेपोलियन की काफी सारी ऐसी चीजें, काफी सारी ऐसी, उसने मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है, तो इसने काफी कुछ ऐसा काम किया था जो इसके बाद भी चलता रहा था। ऐसा नहीं था कि इसकी डेथ हो गई थी तो इसने जो भी इंप्रूवमेंट की थी उसको हटा दिया गया था। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी है, ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिले, लिबर्टी, आजादी और डेमोक्रेटिक राइट्स। सबसे पहले फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है, ये जो इनकी लेगेसी है ये फ्रांस से पूरे यूरोप में फैली थी 19वीं सेंचुरी में, जब पूरे फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और कॉलोनाइज्ड पीपल reworked the idea of freedom from bondage to their movement to a sovereign nation state। जहां पर जो लोग कॉलोनीज हुआ करती थी, जो कंट्रीज, वो भी अपने लिए आवाज उठाती थी अब देख के फ्रांस को। और टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जो थे इंडिया के, इन लोगों ने भी काफी मतलब आइडियाज लिए थे फ्रांस रिवॉल्यूशन से। और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है।